नमस्कार। आज हम लोकसभा के बारे में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन यानी कि उच्च सदन कहा जाता है, जिसे राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जाते, तो इस क्वेश्चन का आंसर राज्यसभा नहीं होगा। लोकसभा के सदस्य जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? लोकसभा में राज्य की जनता यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात संघ शासित प्रदेशों को इसमें ऐड नहीं करना है। जो राज्यों से 530 सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं और अधिकतम संख्या में 20 होते हैं संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से, जिनमें वर्तमान में 13 सदस्य निर्वाचित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लोकसभा के 530 सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव, तो इन संघ शासित प्रदेशों से दिल्ली से 7 लोकसभा सीटें हैं। बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक लोकसभा सदस्य चुना जाता है। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के प्रतिनिधि 13 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर है। जनसंख्या के आधार पर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। लोकसभा में उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए, तो लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। लोकसभा अध्यक्ष अगर अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या लोकसभा में उठाना चाहता है तो वो किससे संबोधित करेगा? इस संदर्भ में जब वो लोकसभा अध्यक्ष की सीट पर
अर्थात कुर्सी पर नहीं बैठता है, लोकसभा उपाध्यक्ष जब अध्यक्षता करता है, तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का एक सामान्य सदस्य की भांति अपने क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एंग्लो इंडियन के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और एंग्लो इंडियन के लिए 2 सदस्यों, ये 84 और 47 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि ये 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अभी हाल ही में 104वें संविधान संशोधन, जो कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसके पारित होते ही जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समूह का जो प्रतिनिधित्व था उसे हटा दिया गया है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो प्रतिनिधित्व था उसे 25 जनवरी 2020 से अगले 10 साल के लिए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के 84 सुरक्षित स्थान यानी कि रिजर्व सीट और अनुसूचित जनजाति के 47 सुरक्षित स्थान यानी कि 47 रिजर्व सीट रखी गई है। तो 84 और 47 अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए यहाँ कुल 131 सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व रखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। इससे पहले जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, आप उदाहरण के तौर पर दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव, तो इनके जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा सीधे मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं हैं। सर्वप्रथम है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी है वो लोकसभा सदस्य बनने की निर्धारित योग्यता को पूरा करता हो। इनमें से है कि वो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र के मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति या जनजाति की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहा हो तो वह उस राज्य की अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, लेकिन वह सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है। और अयोग्यता के संबंध में ये है कि वह व्यक्ति जो भारत या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर है तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, वह लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। दूसरी अयोग्यता यह है कि वह किसी न्यायालय के द्वारा कर्तचित या दिवालिया घोषित न हुआ हो
और तो इस क्वेश्चन के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य से है 80, बिहार से है 40, पश्चिम बंगाल से है 42, मध्य प्रदेश से 29 और महाराष्ट्र से 48 सदस्य चुने जाते हैं। महाराष्ट्र से 48 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? लोकसभा एवं राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व यानी कि सर्वाधिक सीटें लोकसभा एवं राज्यसभा से किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीटें हैं 80 एंड राज्यसभा की सीटें हैं 31, जो कि सभी राज्यों में सर्वाधिक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से लोकसभा के 25 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य चुने जाते हैं। 10 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में लोकसभा की 25-25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में लोकसभा की 25-25 सीटें हैं। यहाँ तमिलनाडु से 39 सदस्य, एमपी से 29 सदस्य, गुजरात से 26 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है? लोकसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सदस्य, महाराष्ट्र में 48 सदस्य, इसके पश्चात तीसरा नंबर पश्चिम बंगाल का है जिससे 42 सदस्य, और चौथा नंबर है बिहार का जिसके हैं 40 सदस्य, पांचवा नंबर है तमिलनाडु का जिसके हैं 39 सदस्य, और इसके पश्चात मध्य प्रदेश के 29 सदस्य, इसके पश्चात आंध्र प्रदेश के कर्नाटक के 28 सदस्य, गुजरात के 26 सदस्य और आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों के 25-25 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या, बिहार में लोकसभा से 40 सदस्य चुने जाते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लोकसभा के कुल 7 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के कुल 7 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसे समय से पूर्व मंत्री परिषद जिसका प्रधानमंत्री होता है, जिसका मुखिया, उसकी सलाह पर इसे राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और एक विशेष परिस्थिति, अगर देश में आपातकाल लागू हो तो उस परिस्थिति में 1 वर्ष तक के लिए संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा
लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में इसे 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। उसके बाद आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में वो कार्यकाल जो है 6 महीने से। तो इस क्वेश्चन का आंसर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट है किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन न होने की, यानी कि आपातकाल का समय न हो, आपातकाल की घोषणा समाप्त हो गई हो, आपातकाल का कार्यकाल या आपातकाल का जो समय है उसकी जो अवधि है समयावधि वो खत्म हो चुकी हो, उसके पश्चात जो वो लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक या कितने समय से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसका आंसर है 6 माह। नेक्स्ट है लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। लोकसभा में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए 1/10 सदस्य। अभी जो है एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व समाप्त होने के बाद, जैसे मान लो पहले 545 वर्तमान में सदस्य थे पहले के अनुसार, तो उसके अनुसार 1/10 होता है 55 सदस्य कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए आवश्यक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता अगर वो सदस्य सदन को सूचित किए बिना 60 दिन तक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो उसे संसद यानी कि लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 60 दिन यानी कि 2 माह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि लोकसभा का अगर कोई सदस्य 60 दिन अर्थात 2 माह तक बिना सदन को सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था शुरू की गई। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 ईस्वी से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच में कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच में, जैसे पहले सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक, इन दोनों के मध्य जो समय अंतराल है वो किसी भी परिस्थिति में 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है अगर मंत्री परिषद, जिसका मुखिया या प्रधानमंत्री होता है, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। पहला है, वह भारत का नागरिक हो, यह सदस्य बनने के लिए योग्यता है। दूसरा है, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, यह योग्यता जो है वो राज्यसभा सदस्य के लिए है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन में लोकसभा सदस्य बनने के लिए यह योग्यता गलत है। पागल या दिवालिया ना हो, यह योग्यता सही है। और सरकारी लाभ के पद पर न हो, यह योग्यता सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो योग्यता नहीं है उसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने वाले, लोकसभा में पूरा कार्य सत्र के दौरान गरिमापूर्ण तरीके से सुचारू ढंग से चले, उसका जिम्मा लोकसभा अध्यक्ष पर होता है, जिसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर का कार्य है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना। जब निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की परिणाम की घोषणा की जाती है, उसके पश्चात लोकसभा सदस्यों को ये सांसद की शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के चुने गए सदस्यों में से सबसे अनुभवी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई जाती है और फिर प्रोटेम स्पीकर नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक ये लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त हो जाती है। लोकसभा की बैठक, अगर लोकसभा का विघटन अर्थात लोकसभा भंग हो जाए तो लोकसभा की बैठक की समाप्ति। सत्रावसान, अगर सत्र की समाप्ति हो जाए तो लोकसभा की बैठक समाप्त। सत्रावसान यानी कि सत्र समाप्त। और स्थगन यानी कि लोकसभा की बैठक को अगले दिन के लिए अगर स्थगित किया जाता है तो उस स्थिति में लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाती है। तो लोकसभा की बैठक इन तीनों के द्वारा जो है समाप्त की जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का विघटन अर्थात भंग जब मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री हो, उसकी सलाह पर, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की सामान्य अवधि विशेष स्थिति, जब देश में आपातकाल लागू हो, उस परिस्थिति में संसद द्वारा पारित अधिनियम से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो, उसे जो मतदान के 1/6 से कम अगर मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो अगर किसी लोकसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी को डाले गए मतों में से 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। वित्तीय बिल यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। धन विधेयक को पारित कराने में लोकसभा जो है वो निर्णायक सदन है। अगर धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत या पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उस धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को स्वीकृति देनी आवश्यक है। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को अनुमति नहीं देती है तो भी धन विधेयक को राज्यसभा से स्वीकृत अर्थात पारित मान लिया जाएगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वित्तीय विधेयक या धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है सर्वप्रथम। नेक्स्ट है इसमें जो संयुक्त सत्र की बात हो रही है। संयुक्त सत्र उस परिस्थिति में बुलाया जाता है जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की गैर मौजूदगी में राज्यसभा का उपसभापति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और यह संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है सामान्य विधेयक पर बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वित्तीय बिल या धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है कि सरकार अपना विश्वास मत यानी कि बहुमत हासिल करे। लोकसभा के जो 543 निर्वाचित सदस्य के अकॉर्डिंग जो है ये संख्या आती है 272। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 272 है। अब विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह केवल लोकसभा में लाया जाता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो सरकार बनी रहती है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो उस स्थिति में मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। इसकी विशेषता ये है कि ये एक सत्र में सिर्फ एक बार लाया जाता है। इसके लिए 50 सदस्यों के समर्थन के साथ लिखित में नोटिस देना होता है। महत्वपूर्ण तथ्यों में वीपी सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और विश्वास मत या ये अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यीय संख्या है। अभी चर्चा की है अपन ने, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? लोकसभा से अनुसूचित जाति के 84 स्थान सुरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान सुरक्षित रिजर्व है। लोकसभा में पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 10%। लोकसभा के सदस्य संख्या का 10% 55। अभी वर्तमान में किसी भी विपक्षी दल को विपक्ष के नेता का जो है वो पद नहीं है, तो क्योंकि किसी भी दल के पास 55 या 55 से ज़्यादा सदस्य लोकसभा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्तमान में निर्वाचित, ये ध्यान रखना, मनोनीत का प्रावधान जो पहले था एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय, जिसे 104वें संविधान संशोधन जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हटा दिया गया है। तो निर्वाचित पूछा है, तो निर्वाचित राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों, संघ शासित प्रदेशों से टोटल जो है 530 और 13 वर्तमान पूछा है। तो इस क्वेश्चन इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।